पहले कॉलर सागर हमारे साथ कनेक्टेड भी हैं। सागर नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं? नमस्ते दीपाली मैम, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ सागर, आप बताइए। हाँ मैम, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और सीएनबीसी आवाज, आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंक्स टू ऑलवेज सीएनबीसी आवाज, ऑलवेज गिव्स मी अ वेरी गुड हेल्प। थैंक यू सागर। उम्मीद करते हैं कि आप अपना भरोसा और अपना साथ सीएनबीसी आवाज के तक यूं ही बनाए रखें। बताइए कौन सा स्टॉक आपने खरीदा है, क्या जानना चाहते हैं? जी मैम, मेरे पास विप्रो है। ओके। 3000 और किस लेवल पे खरीदा है आपने? 385। ओके, तो 385 की आपकी बाइंग है और आपने 3300 शेयर्स लिए हुए, करेक्ट? 3300 क्वांटिटी है मैम। तो आपने कब खरीदे सागर ये स्टॉक्स? नहीं, ये मैम तो मैं तकरीबन 3 साल से मैं उसको एवरेज कर रहा हूँ। ओके, तो एवरेज किया है इन्होंने, तभी इनका बाइंग प्राइस 385 का है। 367 पर कर रहा है ट्रेड और एवरेजिंग के बावजूद भी 17-18 रुपए का नुकसान। क्या सजेशन रहेगा मानस इनके लिए? देखिए, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें विप्रो के, तो स्ट्रक्चर तो डेफिनेटली नेगेटिव है। लोअर टॉप, लोअर बॉटम डेली चार्ट पे क्लियरली दिखते हैं। वीकली चार्ट पे एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद हमने फ्रेश ब्रेकडाउन पिछले हफ्ते देखा। और मेरा समझना ये है कि शायद यहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू होगा। अगर हम आईटी क्षेत्र के और दूसरे स्टॉक भी देख लें तो वहां पर वीकनेस है, लेकिन विप्रो में वीकनेस ज्यादा लगती है। इसलिए मेरा तो समझना ये है कि कभी कोई उछाल मिले तो आप विप्रो से एग्जिट कर जाएं, वो बेहतर रहेगा। और या तो आप आईटी स्पेस में ही रहना चाहते हैं और आप अपना लॉन्ग टर्म पोजीशन बना के एवरेज करना चाहते हैं, तो आई थिंक ये पैसा आप स्विच करके टीसीएस में लेके जाए, क्योंकि टीसीएस लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म चार्ट पे बेहतर लगता है। वहां पर आपको एटलीस्ट इस तरह की गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। तो आई थिंक बेहतर रहेगा कि आप विप्रो से स्विच करके टीसीएस में जाए। अदरवाइज अगर आपको विप्रो में रहना है तो उछाल पे एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ओके, चलिए, तो ये सजेशन है आपके लिए सागर। चंद्रशेखर है हमारे साथ सूरत गुजरात से। चंद्रशेखर जी गुड इवनिंग, बताइए सवाल। मेरे पास एलआईसी के 1300 शेयर है, 610 के एवरेज लेके किया मैंने। तो आगे क्या करना चाहिए मेरे को? 610 के एवरेज है, 574 की आपकी बाइंग है, ठीक है। और आपने ये जो बाइंग की है ये इन्वेस्टमेंट के लिए ही की थी? हाँ, मेरा सबसे पहले आईपीओ लगा था, तो उसमें 52 शेयर आए, फिर मैंने जैसे कम हुआ एवरेज करते करते 1300 शेयर कर लिए। अभी लॉन्ग टर्म में रखना चाहिए या क्या करना चाहिए मेरे को? पूछ लेते हैं, क्या सजेशन मानस इनके लिए? 610 की बाइंग, 574 पर कर रहा है ट्रेड, 1300 शेयर्स होंगे, क्वांटिटी काफी बड़ी हो गई है इनफैक्ट इनके पास, अब क्या करें? देखिए, बहुत लॉन्ग टर्म का व्यू देना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि चार्ट से बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं है। तो आपको आई थिंक स्टेप बाय स्टेप ही ट्रेड करना पड़ेगा, वो बेहतर स्ट्रेटजी रहेगी। पहला काम आपको करना है कि 550 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखना है। अगर आपको याद हो तो अभी कुछ हफ्ते पहले 550 रुपए पे एलआईसी ने सपोर्ट लिया था, फिर हमें एक रिकवरी देखने को मिली थी, लेकिन स्टॉक 22 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया, फिर से गिरावट देखने को मिल रही है। अब ध्यान रखिए, अगर 550 के लेवल्स ब्रेक होंगे, उसके नीचे जाएगा, तब तो आपको 490 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। तो कॉशियस रहना चाहिए, कभी कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करें। और या तो 550 के स्टॉप लॉस से आप बने रहिए, 620 के लेवल्स ब्रेक होंगे तब आप और पोजीशन ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अगर 620 के लेवल्स ब्रेक होंगे तब तो आपको 760 तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। तो बने रहिए, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर 550 रुपए के नीचे लगाइए। ओके, चलिए, तो ये सजेशन है आपके लिए। 550 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगाइए, पोजीशन को होल्ड कीजिए। प्रेमचंद है हमारे साथ इंदौर से। प्रेमचंद जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, ये टीटीएमएल लिया था मैंने, ये नमस्ते। 165 क्वांटिटी है और 65 रुपए 31 पैसे एवरेज प्राइस है। ओके, तो अभी आगे क्या करना चाहिए? तो 65 आपका टीटीएमएल, ठीक है। मानस, ये स्टॉक ऐसा था कि जब मिड कैप चले हैं तब ये दौड़ा भी खूब है, लोग इसमें काफी ऊपरी स्तरों पर फंसे भी हैं। अब इनकी हालांकि बाइंग बाकी लोगों से कंपेयर करें तो फिर भी नीचे के लेवल की है, लेकिन अभी भी लॉस में है। क्या करें? अभी 165 शेयर्स टीटीएमएल के 65 रुपए की बाइंग। तो देखिए, मेरे ख्याल से 20 रुपए से नॉन स्टॉप स्टॉक चलना शुरू किया था, 280 रुपए के आसपास के हाइज बने थे, लेकिन उसी तरह की गिरावट भी हमने देखी। अब ये देखिए, ये निवेश का स्टॉक तो है नहीं, आपको ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, और ट्रेडिंग में पहला रूल ये होता है कि आपको स्टॉप लॉस लगाना है।
बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। और अभी भी अगर हम टीटीएमएल के पैटर्न को देखें तो क्योंकि स्टॉक 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर अभी गिरावट और बढ़ सकती है, शायद 40 रुपए तक के भाव भी देखने को मिलेंगे। और स्टॉक बुलिश तभी होगा जब 70 रुपए के ऊपर निकलेगा। तो मेरी राय में तो कभी कोई उछाल मिले तो छोटे मोटे लॉस से निकल जाए तो बेहतर रहेगा। और या तो बने रहना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 52 रुपीज के नीचे अगर जाए तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद 40 रुपए तक के भाव की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। ओके, चलिए, तो ये सलाह है। एमके सिंह से बात करेंगे, रांची से हमारे साथ। सिंह साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। क्या नमस्कार मैम, स्टोव क्राफ्ट के हमने 82 शेयर्स लिए थे 611 के रेट पर, और काफी नीचे गिर गया। हाँ, मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, क्या करें इसमें? ओके, स्टोव क्राफ्ट 82 स्टॉक्स 611 की बाइंग, 355 जी, पर जी। कर रहा है ट्रेड। काफी नुकसान, लगभग 208 रुपए का। मानस, नुकसान तो काफी है। अब मिड कैप, स्मॉल कैप्स और इस तरीके के स्टॉक जो चले खूब थे, गिरे भी खूब हैं, अब क्या करेंगे? तो देखिए, स्टॉक क्राफ्ट की बात करें तो एक बहुत ही अहम सपोर्ट, जब लिस्टिंग हुई थी उसके बाद एक सपोर्ट बना था स्टॉक का 410 रुपए के आसपास, उसको भी ब्रीच कर दिया है। तो अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी देखेंगे तो ये ट्रेंड तो नेगेटिव दिखाता है और शायद हमें यहाँ पर और गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट ब्रीच हुआ है। तो उम्मीद ज्यादा है कि शायद 300 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन गिरावट बड़ी देखने को मिली है तो शायद एक छोटा सा पुल बैक देखने को मिल सकता है। मेरी राय ये रहेगी कि अगर कोई बाउंस बैक देखने को मिले और 400-410 की रेंज में स्टॉक आने की कोशिश करे तो वहां पर एक बार लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करें और फ्रेश खरीदारी तब करें जब 440 के ऊपर स्टॉक निकले। ओके, ठीक है। रोहित से बात करेंगे। रोहित हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से हैं। रोहित नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। मैम, IRFC के मेरे पास 7,500 शेयर हैं, 34 रुपए 40 पैसे की बाइंग पे, और जेपी पावर के 11,000 शेयर हैं मेरे पास। हेलो, क्या मैं सुन पा रहा हूँ? जी जी, हेलो? बिल्कुल आप सुन पा रहे हैं, हम भी सुन पा रहे हैं। बताइए, जेपी पावर की आपने बात की। बाकी जेपी पावर मेरे पास 11,000 शेयर हैं, 8 रुपए 70 पैसे की बाइंग पे, और टाटा मोटर्स के शेयर हैं मेरे पास 250 शेयर हैं, 462 की बाइंग पे। तो ठीक है, वैसे रोहित। तो मैंने लॉन्ग तो टाइम मैं के लिए आपके लिए लिए हैं दो- तो ठीक है, पूछ लेते हैं मानस से। मानस, एक चीज है, देखिए, अब जेपी पावर जैसे स्टॉक पे तो क्या ही कमेंट करेंगे, बट अगर आप चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं कमेंट। दो स्टॉक्स जो इनके पास हैं, IRFC और टाटा मोटर्स, इन पर राय ले लेते हैं। IRFC में 7,500 शेयर्स 34 रुपए 30 पैसे की बाइंग, और टाटा मोटर्स में 250 शेयर्स 462 की बाइंग। दोनों ही इन्वेस्टमेंट के लिए हैं, तो बताइए क्या करें। तो देखिए, जेबी पावर ने बिल्कुल सही कहा कि कमेंट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी 5 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर रखिए। वहां पर एक चार्ट पे एक सपोर्ट है, अगर वो निकला तब आपको गिरावट बढ़ती हुई दिखेगी। IRFC की जहां तक बात है, देखिए IRFC एक बहुत ही बढ़िया जगह आ गया है। करेक्ट हुआ स्टॉक 36 रुपए से, लेकिन अब कहीं ना कहीं स्टॉक में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 26 रुपए से लेकर 22 रुपए की रेंज में है। अब मेरी राय रहेगी कि आप चांस लेना चाहिए। आई थिंक 22 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और IRFC में बने रहिए, क्योंकि अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो स्टॉक 50% ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर एक पुल बैक देखने को मिल सकता है, इसलिए 22 रुपए के स्टॉप लॉस से IRFC में बने रहिए। टाटा मोटर्स की जहां तक बात है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो मैं अभी भी बोलूंगा कि टाटा मोटर्स में बने रहना चाहिए। कंसोलिडेशन है, लेकिन स्टॉक में वीकनेस लॉन्ग टर्म चार्ट पे नहीं है। 374 के स्टॉप लॉस से टाटा मोटर्स में बने रहना चाहिए। होल्ड करने की सलाह है, टारगेट स्टॉप लॉस आपको सजेस्ट किए गए हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले कॉलर से। इंद्रेश है हमारे साथ अयोध्या से। इंद्रेश जी, गुड इवनिंग, बताइए सवाल। गुड इवनिंग मैम। मैम, हमारे पास है अडानी ग्रीन। ओके, किस भाव पे लिया आपने? चलिए, फोन लाइन इनकी डिस्कनेक्ट हो गई है। मानस, अदानी ग्रीन के पर इनका सवाल है, इनके पास 100 शेयर 785 के प्राइस पर, क्या सजेशन आपका? देखिए, इन्होंने लिया तो बहुत ही अच्छे समय पे है, जब स्टॉक में आई थिंक गिरावट देखने को मिली तभी इन्होंने एंट्री की है। लेकिन देखिए, ऐसे स्टॉक में ट्रेड करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब अपर सर्किट लगते हैं तो आपको अगर आप पिछले करीब 15 सेशन देखिए तो लगातार अपर सर्किट लग रहे हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको याद हो तो 2200 रुपए से लगातार लोअर सर्किट लग रहे थे। तो बहुत थोड़ा कॉशियस होकर ही ट्रेड करना चाहिए। मैं एक्चुअली रिकमेंड नहीं करता ऐसे स्टॉक में जहां 5% का सर्किट हो,
बट हम लेवल्स की बात करें तो 720 का सर ध्यान रखिए, अगर उसके नीचे जाए तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। ऊपर की तरफ पहला टारगेट 1010 की रेंज में आता है, वो लेवल्स ब्रेक हो जाएंगे तब आपको 1220 1230 की रेंज भी देखने को मिल जाएगी। ओके, गोपाल राव है अगले कॉलर हमारे साथ नागपुर से। गोपाल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। गोपाल जी सवाल पूछिए प्लीज अपना। मेरे पास किस भाव पे खरीदा आपने? 390। ओके, और ये आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है? Not long term, short term, 1 month, 2 months, whatever. Short term. I am 76. Okay, no long term. ओके 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 ओके, तो शॉर्ट टर्म का व्यू है 390 की बाइंग है मानस, 380 के आसपास कर रहा है ट्रेड, क्या करें आपके हिसाब से? तो देखिए किर्लोस्कर में बने रहने की सलाह रहेगी। अगर आप यहाँ पर अगर आप मीडियम टर्म चार्ट देखेंगे तो वहां पर एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हमने अभी 2 हफ्ते पहले देखा। हालांकि 7-8 दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं, लेकिन अंडरटोन बहुत बुलिश बना हुआ है। 340 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, बने रहना है। ये जो फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है, इसके जो टारगेट है वो करीब 440 रुपए के आसपास के आते हैं। तो मेरे हिसाब से किर्लोस्कर में बने रहिए, लेकिन 340 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस जरूर लगाए। ठीक है, चलिए, तो ये सजेशन है आपके लिए, किर्लोस्कर ऑयल्स इंजन पर एक स्टॉप लॉस लगाएं, लेकिन होल्ड कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पास सोशल मीडिया से लेंगे सवालों को, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार, मानस है हमारे साथ आपके सवालों को आंसर करने के लिए। अब ले लेते हैं सोशल मीडिया से क्वेश्चंस को। ट्विटर पे पहले चलते हैं। पीयूष ने सवाल भेजा है, बजाज फाइनेंस पर 6500 की बाइंग है, व्यू है 1 ईयर का मानस। और देखिए स्टॉक करेक्ट हुआ है और अभी भी 4 वीक लगते हैं। मेरा समझना ये है कि पहला काम करना है आपको स्टॉप लॉस लगाना है 5200 रुपए के नीचे। अगर 5200 के नीचे जाएगा तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा, और स्टॉक आप बुलिश तभी होगा जब ये 5800 के ऊपर निकलेगा। ओके, अनुपम सिंह ने एक सवाल भेजा, जीएसडब्ल्यू एनर्जी पर 6 मंथ्स का व्यू है, 242 की बाइंग है। 242 की बाइंग है तो 220 के स्टॉप लॉस से जेएसडब्ल्यू एनर्जी में बने रहना चाहिए। कंसोलिडेशन है, अंडरटोन बुलिश है। अगर 270 के ऊपर निकलेगा तब आपको 320 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। आदित्य नायक एक सवाल भेज रहे हैं, कैंपस एक्टिव वेयर पर इनका सवाल है, 200 शेयर्स आईपीओ प्राइस के, क्या करें? आईपीओ प्राइस के हैं तो पहला काम करना है कि आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 350 के नीचे जाए तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। फिलहाल के लिए कंसोलिडेशन है और स्टॉक अब बुलिश 400 रुपए के ऊपर ही होगा। राहुल डुगर एक सवाल भेज रहे हैं, पीवीआर पर 1700 के भाव पर 100 शेयर्स खरीदे हुए हैं और ऐड कर सकते हैं क्या, क्योंकि व्यू इन्वेस्टमेंट का है? तो देखिए स्टॉक कोशिश कर रहा है बेस बनाने की 1480 के आसपास, तो 1480 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। एवरेज करने की जहां तक बात है तो आपको वेट करना पड़ेगा। ब्रेकआउट पे आप और खरीदारी कर सकते हैं, तो जो ब्रेकआउट का स्तर है वो 1625 है, उसके ऊपर और खरीदारी करिएगा। लेकिन फिलहाल के लिए पोजीशन में बने रहिए 1675 के स्टॉप लॉस के साथ, 1475 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, संदीप जैन एक सवाल भेज रहे हैं, वेदांता पर 290 की बाइंग है, क्या करें? और 290 की बाइंग है तो बने रहिए, स्टॉप लॉस लगाइए 268 का, ये कैश लेवल्स है। 288 के ऊपर निकलेगा तो 300 रुपए तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। रमेश कोठारी एक सवाल भेज रहे हैं, आईआरबी इंफ्रा पर 200 शेयर्स आईआरबी इंफ्रा के खरीदे हुए हैं इन्होंने लॉन्ग टर्म के हिसाब से। इनका सवाल ये है कि एग्जिस्टिंग पोजीशन को क्या करें, और साथ ही और ऐड भी कर सकते हैं क्या आईआरबी इंफ्रा, और जो इन्होंने प्राइस मेंशन किया है आईआरबी इंफ्रा का वो 28 रुपए 50 पैसे का इन्होंने मेंशन किया है मानस। तो क्या सजेशन रहेगा आपका आईआरबी इंफ्रा पर? तो देखिए ज्यादा लॉस नहीं हो रहा है और मेरी राय रहेगी कि बिल्कुल स्टॉक से निकलना चाहिए, क्योंकि स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है। टेक्निकली लगता है कि शायद 21 रुपए की तरफ स्टॉक जाने की कोशिश करेगा, तो अभी कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं है, कोई छोटा उछाल मिले 26 रुपए के आसपास निकलने की कोशिश करें। रवि पंजवानी एक सवाल भेज रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा पर 6300 शेयर्स 159 की बाइंग, व्यू 3 मंथ्स का। 3 मंथ्स के हिसाब से बिल्कुल बने रहिए। 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, तो 145 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए, बने रहिए। कंसोलिडेशन है, अंडरटोन बुलिश है। 170 रुपए के ऊपर जाएगा तो 195 और शायद उसके ऊपर 210 तक के स्तर भी आपको एक बुलिश मार्केट में बैंक ऑफ बड़ौदा दिखा सकता है।
रंजीत कुमार एक सवाल भेज रहे हैं, HFCL पर 1100 शेयर्स 88 की बाइंग, व्यू लॉन्ग टर्म। व्यू लॉन्ग टर्म है तो भी मैं बोलूंगा कि उछाल पे निकलना चाहिए। स्ट्रक्चर वीक लगता है, 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है और अब खरीदारी केवल 72 रुपए के ऊपर करेंगे। उससे पहले कोई उछाल मिले तो 65 से लेकर 68 की रेंज में निकलने की कोशिश करें। अभिषेक एक सवाल भेज रहे हैं, HDFC बैंक पर 1640 की बाइंग है, 30 स्टॉक, शॉर्ट टर्म व्यू। ठीक है, देखिए शॉर्ट टर्म व्यू है तो वो फिर आप बने रहिए, 1535 का स्टॉप लॉस लगाइए, लेकिन अभी के लिए कंसोलिडेशन है। बुलिश स्टॉक तब होगा जब 1590 के ऊपर निकलेगा, लेकिन अभी बने रहिए और 1535 का स्टॉप लॉस लगाइए। ओके, चलिए तो ये सजेशन है आपके लिए, HDFC बैंक पर 1561 मौजूदा लेवल। चलिए इतने ही सवाल लेंगे मानस, कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी ओर से? देखिए जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई दीपाली जी, इसमें किसी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट ये एडवाइस अपने क्लाइंट्स को दी हो सकती है, तो उनके पास पोजीशन जरूर हो सकती है।